तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? फंक्शन ऑफ बैंक। क्या पढ़ेंगे? बैंक का कार्य, जिसमें सबसे पहला था टू एक्सेप्ट डिपॉजिट। क्या था? हिंदी में जमा स्वीकार करना। तो हम लोग के पास जो पैसा बचत होता है तो वह हम कहाँ लेके जाते हैं? बैंक। और बैंक जो उस पैसा को अपने पास रखती है, इसे ही बोलते हैं जमा स्वीकार करना। हम पैसा लेके जाते हैं कहाँ? बैंक। और बैंक उस पैसे को अपने पास रखती है, इसे क्या बोलेंगे हम? जमा स्वीकार करना। अब बैंक जो जमा स्वीकार करती है तो उसका अलग अलग खाते के माध्यम से करती है। ऐसा नहीं है कि हम झोरा लेके गए और रख दिए। जब हम खाता खुलाते हैं तभी उससे बात हो जाता है कि आप कैसा खाता खोलना चाहते हैं, किस हिसाब से आप मेरे बैंक में पैसा जमा करना चाहते हैं। ठीक है। जैसे इसमें पहला होता है करेंट अकाउंट। क्या होता है? खास करके यह व्यापारी वर्ग के लिए ज्यादा उपयोगी होता है। करेंट अकाउंट्स में हम एक बार में दिन में जितना बार चाहे पैसा डाल सकते हैं और निकाल सकते हैं। ये फैसिलिटी बैंक व्यापारियों के लिए दिया है। ठीक है। या उस टाइप के लोग जिनको बार बार बैंक से पैसा निकालने डालने का जरूरत पड़ता है, वो लोग खुलवाते हैं करेंट अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं, जो आज जमा करेंगे आधा घंटा बाद निकाल लेंगे, ऐसा भी होता है। दूसरा हो गया सेविंग अकाउंट। कौन सा अकाउंट? सेविंग अकाउंट को बोलते हैं बचत खाता। कौन सा खाता? बचत खाता। जैसे हम मतलब महीने में जो कमाते हैं, जो खर्चा होता है, उसके अलावा जो कुछ पैसा बचता है वह जमा करने के लिए बैंक जाते हैं तो हम सेविंग अकाउंट में रखते हैं। कहाँ पे रखते हैं? हमको बैंक का बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, इसलिए वो हम लोग को 3 बार का फैसिलिटी दिया है कि 3 बार 4 बार आप दिन में निकाल सकते हैं। एक सामान्य आदमी को 4 बार या बैंक में जरूरत थोड़े पड़ेगा, व्यापारी को ही ज्यादा बार पड़ सकता है। ठीक है। तो ये हो गया सेविंग अकाउंट। जैसे आप लोग एटीएम लेके जाते हैं फिर पैसा निकालते हैं तो बोलता है कौन सा अकाउंट? तो सेविंग अकाउंट को टच करते हैं, क्योंकि हमारा अकाउंट है सेविंग। अगर हम दूसरा टिपेंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा हमारा। दूसरा हो गया। तीसरा था फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। कौन सा अकाउंट? फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। जिस व्यक्ति के पास ज्यादा पैसा होता है या तुरंत में उसको पैसे की आवश्यकता नहीं होता है, लेट से मतलब कभी आवश्यकता होगा, तो वो क्या करते हैं? बैंक में एफडी अकाउंट खोलते हैं। कौन सा अकाउंट? एफडी अकाउंट। जो एक बार पैसा डाल दिए और 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल या 20 साल के लिए वहाँ पे छोड़ देते हैं। तो एफडी अकाउंट का इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा होता है। इसलिए होता है कि उसको एक मुश्त ज्यादा पैसा मिलता है, उस पैसा से वो बिजनेस करती है, लोन बांटती है। तो इसीलिए तो हम जब एक मुश्त पैसा बैंक में जमा करते हैं उसे क्या बोलते हैं? हम एफडी अकाउंट। क्या बोलेंगे? एक बार में जाएंगे या 5 साल के लिए जमा कर देंगे। उस अकाउंट में ना 1 रुपया बीच में डाल सकते हैं ना निकाल सकते हैं, तो इसे हम बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट। ठीक है। तो पहला हो गया करेंट अकाउंट, दूसरा हो गया सेविंग अकाउंट, तीसरा हो गया एफडी अकाउंट। एफडी अकाउंट थोड़ा धीरे बोलो, ठीक है? एफडी अकाउंट। चौथा है मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। कौन सा अकाउंट? मल्टीपल डिपॉजिट। इसमें क्या होता है? सेविंग अकाउंट ही है, लेकिन जब एक लिमिट कर देता है बैंक में जाके कि कोई बात नहीं, उससे ज्यादा पैसा होगा ना तो पैसा को अपने आप एफडी में डाल देता है बैंक। यानी मेरे और बैंक के बीच पहले बात हो जाएगा कि मान लो कि मेरे पास 1 लाख का हमको जरूरत है, उससे ज्यादा मेरे बैंक में जैसे अकाउंट में पैसा आए तो आप उसको एफडी मार दीजिए। तो इसी को बोलते हैं मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। जो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन होता है वो है सेविंग का पैसा, और जैसे ज्यादा हुआ तो उसको एफडी में डाल दिया। चौथा हो गया। और 5वां होता है आरडी अकाउंट। कौन सा अकाउंट? आरडी अकाउंट। इसको बोलते हैं रिक्यूरिंग डिपॉजिट। क्या बोलते हैं? रिक्यूरिंग डिपॉजिट। हिंदी में आवर्ती जमा खाता। तो ये आरडी क्या होता है? तो जब हम देखते हैं ना, सहारा इंडिया सब में भी ये प्लान है कि हम डेली 20-20 रुपया जमा करेंगे। डेली आज कल परसों फिर परसों नरसों परसों देते रहेंगे। 3 साल तक जमा करेंगे तो मोटा पैसा हमको मिलेगा, या 50 रुपया, या मासिक हो सकता है, साप्ताहिक हो सकता है। ठीक है। तो जब हम निरंतर जमा करते रहते हैं इसे बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट। क्या बोलते हैं? आरडी बोलेंगे शॉर्ट में। क्या बोलेंगे? आरडी। तो हमारा पहला कार्य खत्म हुआ, बैंक का जमा स्वीकार करना, जो 5 प्रकार का खाता खोलता है और जनता से पैसा वसूलता है। ठीक है। दूसरा काम है ऋण देना। अब हम लोग जो पैसा जमा करते हैं बैंक में, तो बैंक उस पैसा को क्या करता है?
उसी पैसा को पब्लिक को लोन बांटता है। ठीक है, अब वो लोन भी बांटता है तो कई तरीके का लोन है, अलग अलग प्रकार का लोन है कौन से है, और उस हिसाब से वो जनता को लोन बांटता है। और उसको फायदा कहाँ होता है, तो हमको जैसे हम जमा करेंगे बैंक में तो हमको देगा 6%, तो वो खुद लगाता है 12% पर, तो बीच में 6% का प्रॉफिट हुआ। अब मान लो कि 10 करोड़ वो लोन बांट चुका है, तो उसका 10 करोड़ का अगर 5% हुआ तो 50 लाख रुपया हुआ। 6% बचाया तो 60 लाख बचाया, जिसमें से 10 लाख रुपया मान लो बैंक को चलाने में, रूम किराया, स्टाफ, बिजली बिल में खर्चा, फिर भी 50 लाख रुपया बैंक को पर मंथ फायदा होगा या पर साल फायदा होगा। आप समझ रहे बात को। तो हम जो जमा करते हैं वो क्या करता है, हम ही को लोन बांटता है जनता के बीच में, और उससे ब्याज वसूलता है। बैंक का यही काम है। तो दूसरा महत्वपूर्ण काम क्या है, ऋण देना। समझ रहे तुम लोग सभी, बिजनेस स्टडीज तुम लोग समझ रहे हो। चलो, तो ऋण देना में पहला था नगद साख। जिसका बैंक में साख गुडविल अच्छा होता है तो उसको क्रेडिट, मतलब कैश क्रेडिट इसको बोलते हैं। जैसे मतलब जिसका गुडविल अच्छा होता है ना, एक कैश क्रेडिट पे हमको वो पैसा देता है। दूसरा हो गया बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या होता है, जिसको हिंदी में बैंक अधिविकर्ष या सीधे अधिविकर्ष बोलते हैं। अब ये अधिविकर्ष क्या होता है, ओवरड्राफ्ट नॉर्मली ये करेंट अकाउंट में ये फैसिलिटी होता है। जैसे हमारा डेली बैंक में लेन देन चलता है और हमको अभी 1 लाख का जरूरत है, और मेरे बैंक में अकाउंट में 80,000 रुपया है, ठीक है, तो हम मैनेजर को बोलेंगे कि हमको 1 लाख तुरंत चाहिए, तो बैंक हमको 1 लाख दे देगा, क्योंकि हमारा गुडविल अच्छा है। उसको पता है कि हम 20,000 लेके भाग नहीं जाएंगे। ठीक है, तो मेरे अकाउंट में पैसा कितना था, 80, और हमको दे कितना दिया, 1 लाख, तो 20,000 हो गया ओवरड्राफ्ट। 20,000 क्या हो गया, इसी को बोलते हैं अधिविकर्ष। बैंक अधिविकर्ष का मतलब हुआ कि मेरे पैसा से जब ज्यादा वो हमको दे देता है जरूरत पड़ने पर, उसी को बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। नो प्रॉब्लम। तीसरा क्या था, बिल एवं हुंडी को भुनाना। तो ये बिल एवं हुंडी क्या होता है, देखिए उधार खरीद बिक्री जो होता है ना, तो उधार खरीद बिक्री में देनदार और लेनदार के बीच में बिल लिखा जाता है। जैसे मैं तुमको सामान दूंगा, ठीक है, हमको डर है जो है तुम लेके भाग जाओगे पैसा या क्या करोगे, तो मैं तुमको एक बिल लिखूंगा कि जय कुमार को इतना रुपये का माल बेचा, 1 लाख रुपया वो हमको 3 महीना के अंदर देगा। उस पर मुहर लग गया, मतलब सरकारी मान्यता होता है उसका। और उसको अगर हम चाहेंगे तो बैंक में भुना, जब मान लो कि हमको 2 महीना पहले पैसा की जरूरत पड़ गया, तो उस बिल को हम बैंक में भुनाएंगे। तो बैंक क्या करता है, हमको पैसा तो दे देगा, जैसे 1 लाख था ना, तो हमको 1 लाख दे देगा, लेकिन उसका 2% बैंक काट लेगा, चार्ज, सर्विस चार्ज उसको बोलो। तो 2,000 रुपया वो काट लिया ना, तो बैंक को 2,000 फायदा हो गया। अब फिर 2 महीना बाद बैंक उस पार्टी से वसूल लेगा पैसा, जो 3 महीना बाद देने का तुमको वादा किया है। समझ रहे हो, इसी को बोलते हैं बिल डिस्काउंटेड। समझे बात को कि नहीं समझे। हम उधारी सामान तुम खरीदा और तुमने हमको बिल दे दिया कि सर 1 लाख रुपया का हम आपको बिल देते हैं, 3 महीना बाद हम आपको पैसा देंगे। हमको पैसे का जरूरत पड़ गया, मैं आज ही गया बैंक में, उस बिल को जमा दिया, बैंक में जमा किया। बैंक हमको क्या किया कि हमको 1 लाख रुपया दे दिया, तो 1 लाख जो देगा तो वह क्या करेगा, उसमें से अपना सर्विस चार्ज जितना % हो, हम ऐसे ही एग्जाम्पल लिए हैं, 2% या 3% काट लिया, तो 3,000 उसको फायदा हो गया। समझे, और वह 1 लाख तुम उसको बैंक को जमा कर दोगे हिसाब के लिए। इसे बोलते हैं बिल डिस्काउंटेड। क्या बोलते हैं, बिल डिस्काउंटेड। अगला क्या था, लोन एंड एडवांस। बैंक का दूसरा महत्वपूर्ण काम यही है, पहला है जमा स्वीकार करना और दूसरा लोन एंड एडवांस बांटना। हमको जरूरत है घर बनाने के लिए ऋण चाहिए, हम बैंक पहुंच जाते हैं, लोन मिल जाता है। उसका पूरा मापदंड होता है कि कागज पत्र देखेगा, ऐसा ना हो कि वो लोन दिया लेके फरार हो जाए, ऐसा नहीं होता है। उसका जांच पड़ताल पूरा होता है। ठीक है, तो हो गया लोन का ये कार्य। तो चलिए, ऋण देना हो गया, 4 कार्य इसका। तीसरा था एजेंसी कार्य। तीसरा क्या था, एजेंसी कार्य। आज के डेट में एजेंसी कार्य बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एजेंसी कार्य में पहला था कि अंश और ऋण पत्र का क्रय विक्रय। हम लोग जो मार्केट से शेयर खरीदते हैं, तो शेयर को पेमेंट कौन करता है, तो हम अपने बैंक अकाउंट से पैसा देते हैं, तो खरीदते हैं तो बैंक से देते हैं, और शेयर जब बेचते हैं तो मेरे बैंक में पैसा आता है, तो खरीदने का काम भी करता है। दूसरा लिखा है थे क्या, हम बताएंगे 12th में, इसका विशेष चर्चा है, आगे भी है। ठीक है, कंपनी में जो पैसा लगाता है ना, उसको शेयर बोलते हैं, अभी सब चर्चा नहीं कर सकते हैं। इसके बाद बोला प्रतिनिधि भुगतान। प्रतिनिधि भुगतान का मतलब हुआ कि जैसे हम मोटरसाइकिल खरीद लेते हैं,
ठीक है, किस्त पे। अब बैंक को बोल देते हैं कि मेरे अकाउंट से हर महीना काट के उसको दे दीजिएगा 1500 रुपया। तो बैंक जैसे ही 30 तारीख होगा कि मेरे अकाउंट से 1500 काटेगा, उसको दे देगा। तो मेरा प्रतिनिधि बन के वो भुगतान कर रहा है, मेरे बदले कौन भुगतान कर रहा है? बैंक। इसीलिए इसको बोलते हैं प्रतिनिधि भुगतान। ये एजेंसी कार्य में आता है। समझ रहे बात को? चलिए अगला क्या है? चेक एवं ऑर्डर पे। हम अगर मेरे पास अभी पैसा मतलब बैंक में है, हाँ समझा देते हैं उसको भी, कोई बात नहीं है। मान लो हमको तुमको चेक देना है, मतलब पैसा देना है, मेरे पास पैसा नहीं है और मेरे बैंक में है पैसा, तो हम तुमको 1 लाख का चेक काट के दे देंगे, लो चेक डाल लो। चेक तुम डालोगे, बैंक में से पैसा काट के तुमको पेमेंट हो जाएगा। तो मैंने तो चेक दिया, पेमेंट कौन किया? बैंक। तो मेरा काम हुआ ना, यही बैंक का एक कार्य है। ठीक है, अगला क्या है? आर्थिक स्थिति की जानकारी। बैंक जो है हम जब देखेंगे कि हमारे बैंक में कितना पैसा है, बैलेंस देख करके हमारे पैसे की जानकारी जब चाहेंगे हमको दे सकता है बैंक। बैंक ने हमको जानकारी देता है कि कितना पैसा है, नहीं है। अब तो बहुत फैसिलिटीज बढ़ गया है, मैसेज में आ जाता है, एप्लीकेशन सब में डायरेक्ट गूगल पे में शो करता है कितना रुपया है। तो शो कौन दिखाता है आपको? बैंक दिखाता है। ठीक है, ये हो गया आपका कार्य। चलिए, और हम इसका एक चौथा भी कार्य होता है, लिखो तो चौथा कार्य। चौथा लिखिए, सामान्य उपयोगी सेवाएं। सामान्य उपयोगी सेवाएं। इंग्लिश में जनरल यूटिलिटी, GENERAL, जनरल यूटिलिटी, UTILITY, जनरल यूटिलिटी सर्विस। समान उपयोगी सेवाएं। ठीक है, पेन डाउन करो, समझाते हैं। अब सामान्य उपयोगी सेवा में क्या आता है? तो एजेंसी कार्य के अलावा भी बैंक कुछ कार्य करता है। जैसे दिया है बहुमूल्य वस्तुओं की सुरक्षा, हम लिखवा देंगे, अभी रुको। बहुमूल्य वस्तुओं की सुरक्षा, तो जैसे जिसके घर में ज्यादा सोना चांदी हीरा है, तो घर में रहता है तो उसका रिस्क होता है ना जी, चोरी हो गया, डकैती हो गया, तो उसको हम बैंक में जमा कर सकते हैं। दूसरा दिया है धनराशि का ट्रांसफर या ट्रांसफर ऑफ मनी। बैंक में पैसा है, मेरे भाई जी को 2 लाख रुपया भेजना है, कैसे भेज सकते हैं? तुरंत बैंक जाएंगे और NEFT कर देंगे, IRTGS कर देंगे। और अब तो मोबाइल में भी सब कुछ हो गया है, ठीक है, मोबाइल से ट्रांसफर कर देंगे। तो हम ना मोबाइल से करते हैं, लेकिन पैसा को भेजता है कौन? बैंक भेजता है। यहाँ से बम्बई भेजता है, बम्बई से वहां जाता है। समझे बात को? हाँ, RBI जाता है सब पैसा। इसके बाद देखो विदेशी विनिमय कार्य। विदेश में जो लोग कमाते हैं, तो विदेश में डॉलर चलता है, कहीं येन चलता है, कहीं रियाल चलता है, कहीं कोई अलग अलग करेंसी चलता है। तो जब वो आते हैं, तो जैसे एयरपोर्ट पे एक बैंक होता है, या अगर जहाज से आते हैं तो शिप जहाँ रुकता है बंदरगाह पे होता है, और वहां पे क्या होता है? करेंसी चेंज होता है, जितना वैल्यू होगा उसके हिसाब से चेंज होता है। तो बैंक ना वो चेंज का कार्य करता है। यहाँ पे डॉलर लेके घूमेगा तो कोई चिन्ह नहीं करेगा, दुकान नहीं देगा सामान। अगला दिया है निकासी गृह कार्य। निकासी गृह का मतलब हुआ कि पैसा निकासी का जो कोई काम होता है घर के लिए, किसी चीज के लिए, तो बैंक हमको देता है पैसा। ठीक है, यही सब। इसके बाद अब दे दिया है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सेवाएं। ई बैंकिंग उसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सेवाएं। अब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से देख रहे हो ना कि हर चीज का पेमेंट, जैसे परचेजिंग होता है, सामान खरीदते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब मोबाइल से ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये भी बैंक का बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है। ठीक है, अब इसी में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ATM सब भी आता है, उसको हम अगले मतलब वीडियोस में देखते हैं। ठीक है, ओके। तो अभी तक हम बैंक के 4 कार्य देखे हैं। पहला जमा स्वीकार करना, दूसरा ऋण देना, तीसरा एजेंसी का कार्य करना, और चौथा मिसलेनियस या जनरल कार्य। ठीक है, ओके।